खबर ईरान से आ रही है कि ईरान पर टॉमाहॉक मिसाइल से हमला हुआ है और अमेरिकी नेवी ने समंदर से यह मिसाइल दागी है। ईरान के अहम ठिकानों को कैसे निशाना बनाया गया, उसकी तस्वीर। तो अमेरिकी नेवी ने समंदर से यह वार किया, ईरान के अहम ठिकानों को बनाया निशाना। और यह पहली तस्वीर आपके सामने जहां ईरान पर टॉमाहॉक मिसाइल से यह हमला हुआ है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, ईरान से इजराइल पर भीषण हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है। IRGC ने हमले की 33वीं लहर का ऐलान किया। 33rd वेव जारी कर दी गई है, लॉन्च कर दी गई है। तेल अवीव, बहरीन पर हमले का ऐलान किया गया है। ईरान के टारगेट पर अमेरिका का 5वां बेड़ा नजर आ रहा है। और ईरानी शायद 136 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। दुबई में ईरानी ड्रोन को ध्वस्त किया, F-16 से मार गिराया गया ईरानी ड्रोन। एयर टू एयर मिसाइल ड्रोन को तबाह किया गया। और देखिए अहम खबर सामने आ रही है, जॉर्डन में भी ईरानी ड्रोन ध्वस्त किया गया है। ब्रिटिश फाइटर जेट ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, यह जानकारी मिल रही है। टाइफून फाइटर जेट से ड्रोन को तबाह किया गया है। और ऐसी तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं जहां पर इतने तगड़े फाइटर जेट्स के जरिए छोटे छोटे ड्रोन्स को मार गिराना एक बड़ी चुनौती बन गया। अब इजराइल पर ईरान का मिसाइल प्रहार, जहां ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला है और इजराइल ने इंटरसेप्ट किया ईरानी मिसाइल। इजराइल ने 6 इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी। और इस वक्त चिंताजनक खबर इजराइल के लिए, इजराइल के ऊपर फिर दिखे क्लस्टर बॉम्ब। क्लस्टर बॉम्ब से लैस मिसाइलें देखी गई हैं इजराइल के आसमान में। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी ईरान की नजर आई। और यूएस सेना ने ईरान पर हमले का जारी किया है वीडियो। अमेरिकी सेना खोज कर ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर रही है। मिसाइल लॉन्चर्स को ईरान छिपा रहा है। और अमेरिका को ईरान की बड़ी चेतावनी, ईरान 10 साल तक युद्ध लड़ने को तैयार है। IRGC कमांडर जब्बारी की धमकी, हमारे हथियारों के गोदाम भरे हुए हैं, मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन भी जारी है। यह बहुत बड़ा बयान है जो कि IRGC कमांडर जब्बारी की तरफ से ईरान से सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 10 साल तक हम जंग लड़ सकते हैं। तो ईरान 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। वहीं ईरानी सेना की अमेरिका को एक और धमकी, हमें अमेरिकी सेना का इंतजार है, ग्राउंड ऑपरेशन का करारा जवाब देंगे। दशकों से यूएस सेना का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए ईरान की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि लंबी जंग लड़ने की तैयारी कर चुका है ईरान। ईरान दावा कर रहा है कि वो 10 साल तक युद्ध लड़ने को तैयार है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने अमेरिका को ईरान में फंसा दिया है? ईरान युद्ध का आज 11वां दिन है। जंग से अमेरिका को अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। ईरान में सत्ता परिवर्तन का, रिजीम चेंज का टारगेट भी पूरा नहीं हुआ है। ईरान की सेना का दावा है कि उसके पास अगले 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए हथियार मौजूद है। एक और बड़ी बात, और इस पर समीर जरा गौर करिएगा, क्योंकि वियतनाम युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अमेरिका ने करीब 19 साल 6 महीने तक युद्ध लड़ा, नतीजा अमेरिका की हार। इस युद्ध में 50,000 अमेरिकी सैनिकों की मौत। साथ ही अमेरिका ने 2001 से लेकर 2021 तक अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसी जंग लड़ी और 20 साल तक युद्ध लड़ने के बाद अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसे वहां से वापसी करनी पड़ी और जंग में अमेरिका के 2460 सैनिकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन बात करें इराक युद्ध की, तो अमेरिका ने इराक में 2003 से लेकर 2011 तक युद्ध लड़ा, जिसका नतीजा यह हुआ कि मुल्क में गृह युद्ध छिड़ गया और ISIS की स्थापना हो गई। और इस जंग में अमेरिका के करीब 4000 सैनिकों की जान चली गई थी। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त क्योंकि तमाम राजदूत, पूर्व राजदूत मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। दीपक बोरा सर, शुरुआत आपसे करना चाह रहे हैं। ईरान तो साफ तौर पर कह रहा है कि आत्मसमर्पण, माफी, सरेंडर ऐसे शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। अगले 10 साल तक जंग लड़ने के लिए वो तैयार है। उल्टे डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नजर आ रहे हैं कि जंग जल्द ही खत्म होने के आसार हैं, मैं जंग जल्दी खत्म कर दूंगा। नजर क्या आता है इन दोनों स्टेटमेंट्स को, आप कैसे एनालाइज करेंगे?
बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। फिर आपका शुक्रिया कि आपने विदेश मंत्रालय का एक मिनी ऑफिस यहाँ खोल दिया है। आपने 6 राजदूत इकट्ठे किए, 5 तो हैं टॉप लेवल के। मुझे क्यों बुलाया है, मैं तो घर में बैठ के चाय पी रहा था। खैर, इसके बाद चाय पीऊँगा। आपका सवाल ये है कि क्या होने वाला है। अरे ये रेवोल्यूशनरी गार्ड क्या कह रहे हैं, 10 साल लड़ूंगा, 10 साल 1 दिन के बाद आत्मसमर्पण कर देगा। एरेंट नॉनसेंस। ये सब चीज़ें हैं अपने लोगों को बताने के लिए। दिल के हमने देखी है आपकी हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। सर, सिंपली सबसे पहले अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, उसके बाद उनकी मिलिट्री फैसिलिटी पर। थर्ड फेज में उन्होंने अटैक किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी का किया, पानी का किया, मेडिसिन का किया है, कुछ लोग कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो भी कुछ है, दे आर नाउ टारगेटिंग सिविलियंस। कब तक ये लोग मार खाएंगे, कौन झुकेगा कौन रुकेगा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सहन शक्ति, मार खाने की शक्ति किसकी है, थकेगा पहले कौन। ईरानी लोग आप क्या समझते हैं सर कि वो आदी हैं मार खाने के? मैं एक ही चीज़ कहूँगा, डोंट कंफ्यूज द मुल्ला रेजीम विद द पीपल ऑफ ईरान। पीपल ऑफ ईरान, मैं तो रहा हूँ 20 साल उस एरिया में सर, 20 साल। मैं आपको बता सकता हूँ ईरानियन पीपल और द मुल्ला जो वहाँ पे आए हैं उनके बीच में बहुत फ़र्क है। ट्रंप रुकेगा नहीं, इजराइल रुकेगा नहीं, तो क्या होगा? अब वहाँ 10 साल है, यहाँ कहता है बहुत जल्दी है, चलिए 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा सर। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, लेकिन जिस स्तर पर अभी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक तस्वीर दिखाती हूं, क्योंकि ईरान का अब तेल अवीव पर खैबर मिसाइल से ये विनाशक प्रहार है और मौजूदा जंग में ये पहली बार है जब खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। अब तेल अवीव पर 10 खैबर मिसाइल से ईरान ने कैसे विध्वंसक हमला किया, उसको लेकर बड़ी खबर। 1000 किलो विस्फोटक से लैस मिसाइल से अटैक, जहां ईरान के विनाशक प्रहार से तेल अवीव में भीषण तबाही मची। अचल सर, अब सवाल आपसे, क्या वाकई जिस स्तर पर ईरान हमलों को अंजाम दे रहा है वो 10 साल तक अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है? देखिए, कोई भी कयास लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5 साल 4 साल पहले जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे, तो सभी ने यहाँ बैठ के कहा था कि 2 हफ्ते 4 हफ्ते में लड़ाई खत्म हो जाएगी जी। लेकिन हम सब जानते हैं 5वें साल में आ गई। बहरहाल सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि उन्हें अमेरिका का और यूरोप का सपोर्ट मिला। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि युद्ध कब ख़त्म हो जाएगा। मैं इतना ये कह सकता हूँ कि 13 दिन या 12 दिन जितने भी हुए हैं अभी इस युद्ध में, इसमें जो अमेरिका ने आंकलन किया था वो तकरीबन गलत हो गया है। अगर अमेरिका ने ये सोचा था कि आयतुल्लाह ख़मैनी और टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करने के बाद वहाँ एक पॉपुलर अपराइजिंग होगी और ये तख्ता बदल देगी और फिर वो अपनी मर्ज़ी के लोगों को वहाँ लेके आएंगे, वो फेल हो चुके हैं। जहाँ तक उनके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं, तो ये एक बहाना है। 2015 में ईरान ने ऑलरेडी सहमति दे दी थी, एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट साइन हो गया था और अमेरिका उससे बाहर निकला, क्योंकि इन्हें एक एक्सक्यूज़ चाहिए, जैसे इन्होंने इराक में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया था। फिर अमेरिका कभी प्रूव नहीं हो पाया और अमेरिका अपना गोल पोस्ट बदलता जा रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है। पहले न्यूक्लियर था, फिर बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, अब प्रॉक्सीज भी उसके अंदर आ गए, फिर रिजीम चेंज भी हो गई। बिल्कुल। तो इतना बड़ा आप एजेंडा लेके चल रहे हैं सामने, ठीक है कमज़ोर देश है, लड़ेगा तो ज़रूर। अब कब तक लड़ेगा, उसके पीछे कितनी मॉरल सपोर्ट से काम चलेगा, नहीं पीछे से कोई मटेरियल सपोर्ट आएगी या नहीं आएगी, उसके पास अपनी सैन्य शक्ति कितनी है, कितनी एंड्योरेंस है इस लड़ाई की, इन बहुत सी बातों पे निर्भर करेगा। एक इस बात पे भी निर्भर करेगा कि जो वेस्ट एशियन अलाइज हैं अमेरिका के, वो अमेरिका को परसुएट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोलैटरल डैमेज तो उन्हें हो रहा है सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व को हो रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया को हो रहा है। 8,500 करोड़ पर डे का नुकसान हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं इंटरनेशनल। बिल्कुल सही बात है सर, और ये बात जो है शुरुआत से ही कही जा रही है कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, और वो असर अब हम झेल भी रहे हैं। प्रदीप कपूर जी, किस तरह से आप एनालाइज करेंगे अमेरिका की जो आज की तारीख में पोजीशन है? क्या आप ये मानते हैं कि ईरान पर जानबूझकर ये जंग थोपी गई है, और जिन मकसदों का, मोटिव्स का जिक्र ट्रंप अपने बयानों में बार बार कर रहे हैं, उनमें से तो कुछ भी हासिल होता हुआ उन्हें भी नजर नहीं आ रहा है? तो बात ऐसे है कि इज़राइल और अमेरिका ने मिलके हमला किया है ईरान पे, और दोनों साइड्स में काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, दोनों की शक्तियां काफ़ी डिग्रेड हो रही हैं।
जैसे कि ईरान के ऊपर इतना ज़्यादा हमला हुआ है, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है और सारी उनकी ऑयल फील्ड्स को आग लगा दी गई है। बहुत सारे इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बहुत सारे लीडरशिप को मार दिया गया है, तो नुकसान बहुत भारी हुआ है। बट उन्होंने जो जवाब दिया है तो उसमें अमेरिका को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे 2 THAAD मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं जी। $1 बिलियन के हैं ईच, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो जो ड्रोन्स की हैं कैपेसिटी, मिसाइल्स की है कैपेसिटी ईरान की, वो काफ़ी हद तक अभी भी है उनके पास कायम। तो अगर वो ड्रोन्स और मिसाइल्स और डिकॉयज को भेजते हैं तो आपको ये सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स और डिकॉयज को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपकी भी काफ़ी डिसाइड करना पड़ता है कि किसको अटैक करना है, किसको डिस्ट्रॉय करना है, किसको आने देना है। तो उसमें इजराइल के ऊपर भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। यूएस जो बेसिस है उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, यूएस पॉलिटिकल इंस्टॉलेशन है उनको भी पहुंच रहा है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स सेम सर, जो अचल सर ने भी बात कही कि अमेरिका के गोल पोस्ट बदलते जा रहे हैं। और सिंगल सर, अगला सवाल इसी आधार पर आपसे करूंगी कि क्या वाकई अमेरिका तब तक बम्बार्डिंग करता रहेगा जब तक वो कुछ क्लेम करने के लिए, अपनी विक्ट्री क्लेम करने के लिए ये साबित ना कर सके कि उसका कोई गोल अचीव वो कर पाया है। सवाल करूं उससे पहले तस्वीर, क्योंकि तेहरान में न्यूक्लियर लैब पर हमले को लेकर खबर है। ये अमेरिका इजराइल की एयर स्ट्राइक है जहां न्यूक्लियर लैब में नुकसान की खबर। तो देखिए, एक तरफ न्यूक्लियर लैब को नुकसान पहुंचा है, वहीं दूसरी अहम खबर, ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर धमाका हो गया। अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद ब्लास्ट की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ईरान के एक और शिप पर हमले की खबर भी सामने आ रही। और हमारे साथ सिंगल साहब भी मौजूद हैं। सिंगल साहब, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, जिस बात का जिक्र शुरुआत में ही दीपक वोरा साहब ने किया कि भाई ताकत के मामले में अमेरिका और इजराइल ईरान पर बहुत भारी पड़ रहे हैं, लेकिन ईरान में अभी जो नजर आ रहा है वो है हौसला, बुलंद हौसले के साथ ईरान अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क का सामना करने के लिए तैयार नजर आ रहा है और कह रहा है कि 10 साल तक हम जंग लड़ते रहेंगे। अमेरिका की तरफ से जो ताजा बयान आए हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि जंग खत्म करने की एक तरह की जल्दबाजी है। आपको भी क्या ऐसा लगता है? समीर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग अभी चल रहा है इस सिनारियो कि जहाँ तक ताकत की बात है, इजराइल और अमेरिका मिलकर के बहुत ताकतवर हैं और ईरान उनके सामने कहीं नहीं टिकता है। लेकिन ईरान के फेवर में क्या है कि वो पिछले 15-20 साल से इस दिन की तैयारी कर रहे थे। तो अभी क्या हो रहा है कि ईरान के ऊपर बहुत ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान भी बराबर जवाब देने की पोजीशन में है। जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ कोर्स रोजाना कह रहे हैं कि हमकी नेवी को हमने ख़त्म कर दिया, एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया, लेकिन जब हमलों का नंबर आता है तो देखते हैं कि ईरान जो है बड़ा स्ट्रेटेजिकली अटैक कर रहा है। और अभी जैसा कि आपने अभी खबर में भी बताया कि जो है जिस तरह के बम वो इजराइल के ऊपर छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो दिखाता है कि उनकी तैयारी जो है वो बहुत पहले से थी। और अभी भी उनके जो गोदाम में जिनका जो असला पड़ा हुआ है उस पर पहुंच नहीं हो पाई है अमेरिका की और इजराइल की, जबकि उनकी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है इस मामले में। तो ईरान के लग रहा है कि जो उन्होंने जो वेस्टेज बहुत अपने पास में रख रखा था कि अगर एक चला जाएगा तो उसकी जगह 2 जगह उन्होंने और हथियार रख रखे थे, और इसको बड़े तरीके से इस वक्त वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनकी कोशिश ये लग रही है कि जो गल्फ में जो कंट्रीज हैं वो उनके अमेरिका पर प्रेशर डालें कि भाई इसको लड़ाई को जल्दी खत्म करी जाए। बिल्कुल महेश सर, अब सवाल वही है, कोलैटरल डैमेज गल्फ के और मिडिल ईस्ट के इस हालात में अब साफ तौर पर 10वें दिन से नजर भी आने लगे हैं, और जिस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज को सर टारगेट किया जा रहा है, मेरा सवाल यही है कि क्या वाकई, मैं एक बार फिर से अचल सर के उस शब्द को वापस कोट अनकोट कर रही हूं, कि क्या अमेरिका के गोल पोस्ट जिस तरीके से बदलते जा रहे हैं, अमेरिका तब तक बम्बार्डिंग करता रहेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप ये ना दिखा दे कि हां मेरे पास एक सॉलिड ग्राउंड है अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करने का? उनका प्रयास तो यही रहेगा कि कोई बहाना चाहिए उनको ताकि वो अपनी विजय घोषित करें और पीछे हट जाएं। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि गोल पोस्ट जो आगे बढ़ाए गए हैं उनको पीछे हटाना भी उनके लिए संभव है, क्योंकि वो ट्रुथफुल हाइपरबोल में यकीन करते हैं और वो कभी भी कह सकते हैं कि जो सत्ता परिवर्तन सिर्फ
खुमैनी की बजाय उसके बेटे के आने से हो गया है, या अगर न्यूक्लियर प्लांट कुछ जो संशोधित यूरेनियम है उसको कुछ पकड़ लेते हैं तो भी कह सकते हैं, या फिर जैसा उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ये घोषणा की कि वो क्षमा प्रार्थी हैं इस बात के लिए कि खाड़ी के और देशों पर हमले हुए हैं, तो उनको ये भी इसको भी वो सरेंडर की तरह मानते हैं। तो इस तरह की बातें करके वो अपने लिए एक लचीला मैदान पैदा कर रहे हैं ताकि अपने मागा बेस को साथ रख सकें, विजय का भ्रम दिला सकें और अंततः ये घोषणा कर सकें कि जीत गए हैं, अब हम वापस आ रहे हैं। त्रिपाठी सर, ये बताइए, लिंडसे ग्राहम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, बार बार याद दिलाने की कोशिश हो रही है, या ये कह लीजिए झुंझुना पकड़ाने की कोशिश हो रही है सऊदी अरब को कि अरे भाई आप हमारे क्लोज पार्टनर हैं तो हमारे साथ आ जाइए, हमले की शुरुआत कीजिए, जंग में सामने आइए। जबकि सऊदी अरब पर भी ईरान हमला करने से बाज नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी सऊदी अरब ने जो एक बैक सीट ले रखी है, उसकी बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, सऊदी अरब हो या गल्फ का कोई भी देश हो, वो अभी जो भी कर रहे हैं वो डिफेंसिव पोस्चर में है जी। कि अगर उनके ऊपर कोई हमला होता है मिसाइल वगैरह से तो उसको नाकाम करने की कोशिश करते हैं, अपनी ओर से कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो अपनी ओर से कोशिश करेंगे और डायरेक्टली इस युद्ध में कूद गए तो ईरान का जितना नुकसान होगा वो होगा, लेकिन सऊदी अरब के तेल उत्पादक देशों का नुकसान उससे कहीं ज़्यादा होगा। राइट। और रही बात अमेरिका की, तो देखिए सीधी बात यह है कि अमेरिका बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर है और ईरान कम है। देर सबेर ईरान ख़त्म होगा, ईरान की हार होगी, लेकिन ये सोचिए कि अगर हाथी की सूंड में एक चींटी घुस जाती है तो हाथी कुछ नहीं कर पाता है। हाथी को डिस्कम्फीचर तो दे ही देती है चींटी। तो वही होगा, देर सबेर ईरान हारेगा, लेकिन तब तक वो अमेरिका को इतना बड़ा नासूर दे चुका होगा कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी दुनिया में नहीं रह जाएगी। ईरान के इस्फहान शहर पर भारी बमबारी की ये तस्वीर देखिए, जहां आईआरजीसी के बैरक पर भारी बमबारी हुई है और आईडीएफ के हमले में आईआरजीसी को भारी नुकसान का दावा किया गया। और देखिए, एक और देश की एंट्री होने जा रही है इस जंग में, और वो देश है फ्रांस। फ्रांस लगभग दर्जन भर युद्धपोत मिडिल ईस्ट भेजेगा। चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया गया है। भूमध्य सागर और रेड सी में ये बड़ी सैन्य तैनाती हो रही है। जरूरत पड़ी तो हॉर्मुज मिशन में भी इसे शामिल किया जाएगा। यूरोपीय नौसैनिक मिशन एपसाइड्स को ये मजबूत करेगा। इस इरादे से फ्रांस ने ये डिप्लॉयमेंट किया है। वहीं ईरान ने अब हज कासिम मिसाइल निकाली है। बड़ी खबर बता दें, इजरायल पर नए सिरे से हमले की ये तैयारी, जहां 500 किलोग्राम वॉरहेड के साथ मिसाइल तैयार और जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पर मिसाइल। अमेरिका से बदले के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल। जी हां, मुश्तबा का इंतकाम, हज कासिम से प्रहार। जी हां, टारगेट देखिए क्या है, पूरा का पूरा इजराइल इस मिसाइल की जद में होगा और टारगेट पर इजराइल रहेगा। यह कहीं ना कहीं बड़ा मोटिव नजर आ रहा है। खाड़ी में जो अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं उनको यह मिसाइल निशाना बनाएगी। मिडिल ईस्ट के देश जहां जहां अमेरिका के बेसेस मौजूद हैं उन्हें टारगेट किया जाएगा। इस मिसाइल की ताकत के बारे में भी आपको बता देते हैं। रेंज है इसकी 1400 किलोमीटर। वॉरहेड की बात की जाए तो 500 किलो का वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। टाइप की बात करें तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत घातक मिसाइल है ये ईरान की। सॉलिड फ्यूल ईंधन इसमें डाला जाता है। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी हमले में मारे गए कासिम सुलेमानी के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है, यानी अमेरिका से बदला लिया जाएगा कासिम सुलेमानी की मौत का भी। इस जंग में यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। दीपक बोरा साहब, क्या आपको लगता है कि ईरान बहुत हद तक अपने इस मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है कि दुनिया को दिखा रहा है कि देखो आज की तारीख में कम से कम दुनिया में एक देश ऐसा है जो अमेरिका की दादागिरी का जवाब दे सकता है, भले ही ताकत में कमजोर हो, भले ही ज्यादा दिनों तक जंग में ना टिक पाए, लेकिन अपने आप में यह मैसेज क्या बड़ा नहीं है? सब मैसेज देने का तब फायदा होता है जब कोई उसको सुनने वाला हो। कितने सारे देश कूद पड़े हैं ईरान के समर्थन में। ये किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं? आसमान में। What is the point? ऑब्जेक्टिव क्या है आपका?
आपका ऑब्जेक्टिव यह है कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं, इजराइल को जीने का अधिकार नहीं। उससे आगे क्या है? अमेरिका को हरा सकेंगे, इजराइल को हरा सकें, खुद मार खाते जाएंगे। ये वही चीज़ है सर, क्षमा करें, जो हमारा जिहादिस्तान हमारा पड़ोसी है, उसको आप लोग शायद पाकिस्तान कहते हैं, जब उसकी फौज पिटती है हमारी फौज से तो क्या कहते हैं? ओह देखो जी हम पिट गए लेकिन अभी भी खड़े हैं तो हम जीत गए। What is this? नहीं सर, लेकिन आपने पाकिस्तान का जिक्र किया तो हकीकत तो यह भी है, अमेरिका का रुख देखिए क्या है आतंक को लेकर। अगर आतंकिस्तान की ही बात करनी है, पाकिस्तान के परमाणु बम से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईरान परमाणु बम बना ना ले इसके लिए हमला किया जा रहा है उसके ऊपर। क्योंकि पाकिस्तान का जो एटॉमिक बम है वो इंडिया स्पेसिफिक है। हाँ, और उससे अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है, हम ठोक देंगे उसको। लेकिन जो ईरान का है वो सिर्फ इजराइल के लिए है, वो नेपाल के लिए नहीं है, साउथ अफ्रीका के लिए नहीं है। दैट इज व्हाट दे आर वरीड अबाउट। इजराइल कहता है मेरे जीने का सवाल है, एग्जिस्टेंशियल। इजरायलियों ने कभी नहीं कहा कि ईरान को जीने का अधिकार नहीं है, ईरान कहता है कि इजरायलियों को जीने का अधिकार नहीं। सर यू विल हैव टू लुक गुड इन द बैकग्राउंड। मैं नहीं जाऊंगा, पर इतना ही कहूंगा कि कितनी क्षमता हो सकती है एक नागरिक की, ईरानियन की, बड़े अच्छे लोग हैं, मार खाने की। कब तक पिटता जाएगा? कभी ना कभी तो उठ के बोलेगा इनफ, मैं बहुत मार खा चुका हूं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन सिंगल सर, सवाल यही है कि ईरान ने भी तो इस मोटिव के तहत ये मैसेज मिडिल ईस्ट में दिया है कि ये अमेरिका के अगर हथियार मिडिल ईस्ट में कहीं भी आ जाएं तो वो कोई सिक्योरिटी शील्ड नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ हमेशा इजराइल को ही बचाएगा। अरब के बाकी देशों तक तो ईरान ने यही मैसेज देने की कोशिश की है सर। सर भी ये जो पॉइंट आपने जो बात कही है, ये ऑलरेडी जो है सऊदी अरब के तरफ से बोला जा चुका है कि भाई आपने जो है हमें वादा किया था कि हमें सुरक्षा की छतरी देंगे और उसके सहारे हम लोग थे सब, और अब जब ज़रूरत पड़ रही है तो आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये एक समस्या खड़ी हो गई है वहाँ पे, और ईरान इसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये बात कि भाई वो कितने दिन तक मार खाएंगे वो अलग एक मेरे ख्याल से सब्जेक्ट है, लेकिन वो कितना नुकसान करके जाएंगे वो एक मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट बात हो गई है, क्योंकि ये अमेरिका या गल्फ कंट्रीज़ को किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतने समय तक वो ईरान इस तरीके से उनको पिन पॉइंट हमले करके उनको नुकसान पहुंचाएगा। और अब जिस तरह से कि वो ग्लोबली जो है, अब ग्लोबल लेवल पे ऑयल की जो समस्या खड़ी हो गई है कि सब जगह राशनिंग हो रही है, इंडिया में भी समस्या खड़ी हो रही है। एंड यूएसए प्रेसिडेंट ट्रंप हैं तो कभी एडमिट तो करते नहीं हैं, हाँ। लेकिन वो जिस तरह से छूट दे रहे हैं अपनी सैंक्शंस में और कह रहे हैं कि तेल की प्राइस गिर जाएंगी, लेकिन इसका मतलब एडमिट कर रहे हैं कि हाँ प्राइस बढ़ रही है, हाँ। तो डायरेक्टली कहते हैं कि नहीं कोई कीमत नहीं बढ़ रही है। तो जो ईरान का जो उद्देश्य है, मेरे को लग रहा है उनका उद्देश्य है कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ऑफ कोर्स वो हार जाएंगे अगर लंबी लड़ाई चलेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं अमेरिका को, अमेरिकन इंटरेस्ट को, खाड़ी के देशों को, वो एक वो बात है मेरे ख्याल। ठीक बात है। आईडीएफ ने शालम जॉ सीमा पर भारी बमबारी की है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान और इराक के बीच में ये शालम जॉ सीमा चौकी स्थित है और यहां पर हमले हुए हैं। ईरान के बसरा इलाके पर भी आईडीएफ के हमले जारी हैं। हमले के बाद तेज रोशनी और ब्लास्ट की आवाजें सुनिए जरिए। इराकी मीडिया चैनलों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। और ईरान का इजराइल पर बड़ा अटैक, जहां रिहायशी इलाके में ईरानी मिसाइल गिरी है। इस हमले में कई इमारतों को कैसे नुकसान पहुंचा, देखिए तस्वीर। हताहतों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं। और अहम खबर है, इराक का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार। ईरान पर हमले के लिए हम मदद नहीं देंगे। ये इराक का देखिए एक बहुत बड़ा रुख सामने आया है और इराक ने ये क्लियर कर दिया है कि ईरान पर हमले के लिए हम कोई मदद नहीं करेंगे। वो इराक ये कह रहा है जिस पर ईरान बार बार हमले कर रहा है, क्योंकि यहां पर अमेरिकी बेस मौजूद है। प्रदीप सर, एक सवाल आपसे ले रही हूं, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी शील्ड की बात की। इस मूवमेंट में सिचुएशन एस्केलेट हो चुकी है, लेकिन गल्फ कहां स्टैंड करता है? गल्फ स्टेट्स इस वक्त कहां स्टैंड करते हैं? क्या वो इतनी रेडीनेस उनकी अब होनी चाहिए कि डिफेंसिव स्ट्राइक्स की आने वाले वक्त में नौबत? गल्फ स्टेट्स इस समय पे, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन बेसेस हैं, वहाँ पर ईरान अपने सारे बम्स गिरा रहा है, काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है, तो उनकी इकोनॉमी एकदम डामाडोल हो गई है, क्योंकि वो पूरा एविएशन इंडस्ट्री का हब था। अब सारा फ्लाइट्स बंद हो गया है वहाँ से, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। तो वो भी अब ईरान के खिलाफ काफ़ी मजबूती से खड़े हो रहे हैं।
तो उसमें दोनों तरफ का ऐसा है कि जब तक एक साइड ज़्यादा डिग्रेड होके विक्ट्री नहीं डिक्लेयर, क्योंकि जब देखेंगे कि और युद्ध लड़ना उनको मुश्किल होते जा रहा है तो विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा जो उद्देश्य था इस युद्ध में वो हमने अचीव कर लिया है अब के लिए। तो पॉज भी कर सकते हैं, जैसे इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में पॉज किया था, फिर उसके आगे फिर कुछ दिन बाद जब फिर से अपना म्यूनिशंस का मैन्युफैक्चरिंग सारा रिकवर कर लेंगे फिर वो दोबारा शुरू कर सकते हैं जी। तो दोनों साइड डिक्लेयर कर देंगे कि हमारी विक्ट्री हो गई, क्योंकि जैसे एक साइड डिक्लेयर करेगा कि हमने युद्ध को विराम दे दिया है क्योंकि हमने विक्ट्री अचीव कर ली है, दूसरा साइड भी बोलेगा हमने विक्ट्री अचीव कर ली है क्योंकि उन्होंने अब वॉर रोक दिया है। तो इसमें डोमेस्टिक और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। आज भी उनका बयान हमने सुना, जो स्टेटमेंट था उसमें यह घोषणा कर दी गई कि हमारी जीत हो गई है, हमने नेवल फोर्सेस को खत्म कर दिया, उनके मिसाइल पावर को खत्म कर दिया। ये सारे दावे कर दिए गए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अचल मल्होत्रा सर हमारे साथ मौजूद हैं। अचल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये गल्फ कंट्रीज को, खाड़ी देशों को आज की तारीख में कहीं ऐसा एहसास तो नहीं हो गया है कि भाई हमने तो सिक्योरिटी गारंटी चाहिए थी अमेरिका से, अमेरिका के बेसेस हमने अपने यहां बनवाने के लिए रजामंदी दे दी, और आज की तारीख में वही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। उसी की वजह से पूरे देश, गल्फ कंट्रीज अनसेफ हो गए। बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। मुझे एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन की इजाज़त दीजिए। जी जी। इजराइल ईरान को अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बताता है और ईरान इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बताता है। यस। आज की तारीख में ईरान के पास एक भी कंफर्म न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। इजराइल सैकड़ों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ऊपर बैठा है। अब आप ही डिसाइड करिए किसको किससे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। राइट। अब आता है आपके सवाल पे। देखिए, गल्फ कंट्रीज जो हैं इन गुड फेथ या अमेरिका के दबाव में या जैसे भी है, उन्होंने फैसिलिटीज़ दी थी, और जब फैसिलिटीज़ दी थी तो इसका एक अंडरस्टैंडिंग थी कि उनकी डिफेंस के लिए अमेरिका क्रिएट कर रहा है, ना कि अपने मिसयूज़ के लिए। आई एम डेलिबरेटली यूजिंग द वर्ड मिसयूज़ के लिए। तो अब सिचुएशन ये बन गई है कि इनको शिकायत है अमेरिका के साथ। पहली शिकायत तो ये है कि अमेरिका ने इन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जब इतना बड़ा एक्शन लिया ईरान के खिलाफ। और दूसरी बड़ी शिकायत ये है कि इनकी डिफेंस के लिए अमेरिका क्या कर रहा है। यानी आप बिना बात में किसी दूसरे की लड़ाई में, आप बिना बात, घर आपका सुलग रहा है, लड़ाई अमेरिका की ईरान से है, लड़ाई इजराइल की ईरान से है। अमेरिका के कहने पे बहुत सारे जो अरब देश हैं उन्होंने इजराइल के साथ अपने संबंधों को नॉर्मलाइज किया, अमेरिका को वहाँ अपने बेसिस बनाने की इजाज़त दी। तो उसके बदले में क्या ये दिन देखना था कि उनकी अपनी इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाए, और वो जो ऑयल इकोनॉमी है या ट्रेड एंड टूरिज्म या दुबई जो दुनिया में सेफ हेवन माना जाता है, उसकी रेपुटेशन पे अटैक आ जाए। तो हर तरफ से वेस्ट एशियन जो अलाइज है अमेरिका के, वो अपने आप को नुकसान में पा रहे हैं, और इसके लिए डेफिनेटली अगर आप कैंडिड एनालिसिस करेंगे तो अमेरिका जिम्मेवार है। बिल्कुल सर, और ये बात समीर कल भी हम खबर में दिखा रहे थे कि कैसे ईरान ने साफ तौर पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर नहीं समझाया अरब देशों ने तो जाहिर सी बात है पूरी तरह मिडिल ईस्ट के सभी देश उसकी चपेट में हैं, और उसका असर भी नजर आ रहा है। तेल अवीव पर ईरान के लगातार हो रहे हमलों के बीच एक तस्वीर आई है जहां मिसाइल अटैक के बाद भयंकर विस्फोट हुआ। इन हमलों के बाद तेल अवीव में अफरा तफरी की ये लेटेस्ट तस्वीर है। रिहायशी इलाके छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं लोग। और देखिए अहम खबर इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा से। हाइफा शहर पर भी ईरान का हमला हुआ है। आसमान से आग के गोले बरसते दिखे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सायरन की आवाज आप इस वक्त सुन सकते हैं क्योंकि जगह जगह सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों से शेल्टर में जाने की अपील की जा रही है, बंकर्स में जाने की अपील की जा रही है। और तस्वीरें हाइफा शहर के आसमान की जहां पर ईरानी मिसाइलें गरजती नजर आ रही। और ईरान के हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया गया। मध्य इजराइल में सायरन की आवाजें बंद। ईरान की कई मिसाइलें नष्ट करने का यह दावा, कई मिसाइलें निर्जन इलाके में धकेलने का भी दावा किया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर। और जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, इस वक्त हमले दोनों तरफ हो रहे हैं। इजराइल में भी बर्बादी हो रही है, ईरान भी तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। उसके भी कई इलाकों में जबरदस्त नुकसान हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। वो पॉइंट आप कौन सा देख रहे हैं जब इस जंग पर विराम लग सकती है? डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उन पर तो एतबार
मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी शख्स पूरी तरह से कर सकता है। आज भी उन्होंने कह दिया कि हमारी विक्ट्री हो गई, हमारी जीत हो गई, हमने मिसाइल पावर को खत्म कर दिया ईरान के, और हम देख रहे हैं ईरान की ताबड़तोड़ मिसाइलें तेल अवीव, हाइफा और जगह जगह गरजती हुई नजर आ रही हैं। फिर वो पॉइंट होगा क्या? देखिए तमीर, ये मेरे ख्याल से 15-20 दिन की बात है कम से कम। उसके पहले कोई इसका रिजल्ट डेफिनेटिव नहीं आने वाला है। 15-20 दिन बाद ये हम सोच सकते हैं कि ईरान की ताकत इतनी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके असलहों की, उसकी सैन्य सामग्री की कहीं से आपूर्ति तो हो नहीं रही है, न रूस से, न चीन से, न उत्तरी कोरिया से। सॉरी टू बट इन सर, लेकिन अगर टॉप लीडरशिप के खात्मे को देखते हुए मुस्तबा को के खात्मे की अगर बात करते हैं, तो क्या इस सिनेरियो में, क्योंकि टॉप लीडरशिप जिस तरीके से खत्म की गई है वो एक बड़ी स्ट्रैटेजी साबित हुई है, क्या उस वक्त में रूस और चीन ईरान के साथ सपोर्ट करते हुए वॉर में आ सकते? नहीं, ईरान के साथ सपोर्ट करेंगे, जबानी करेंगे, ये लोग वॉर में नहीं आएंगे, क्योंकि और कोई इसमें, देखिए इसमें अमेरिका और इजराइल 2 न्यूक्लियर पावर है। हाँ। और 2 और न्यूक्लियर पावर इसमें घुसना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो बड़ी परेशानी की बात हो जाएगी। रही बात ये कि अगर लोग कहते हैं कि चीन शायद आ जाए, क्योंकि चीन की 20% सप्लाई ईरान से होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन रूस से सप्लाई लैंड रूट से लेता रहेगा। तो चीन और रूस के पास इनफ है, तो चीन को इसमें दिक्कत नहीं। चीन आ जाएगा नहीं, चीन आ गया है, ये भी लोग कहने लगे हैं। सचदेव सर, बार बार ये बात भी कही जा रही है कि चीन जो है और रूस, ये दोनों देश इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं इस जंग में ईरान का। चीन की तरफ से हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं और इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जा रही है रूस की तरफ से, जिसके बिना पर ईरान इजराइल में बहुत सटीक हमले कर रहा है, खाड़ी देशों में बहुत सटीक हमले कर रहा है, चुन चुन कर अमेरिकी फोर्सेस के जवानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको इस लॉजिक में, इस बात में दम नजर आता है? जहाँ तक मनोवैज्ञानिक समर्थन की बात है, बयानबाजी तो रूस और चीन दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन जितनी अपेक्षा ईरान को थी इन दोनों देशों से, वो पूरी नहीं हो पा रही है। चीन ईरान का 90% तेल खरीदता था और उसके साथ सामरिक से संबंध थे, जो मिसाइल बैटरीज या फ्यूल जो रॉकेट्स का है, वो सब चीज़ें चीन से आती थी। लेकिन उसके बावजूद भी चीन मेरे ख्याल से वो सब अब नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे ट्रम्प साहब का को मेज़बानी करनी है इसी महीने के आखिर में। तो सभी यही कह रहे हैं। रूस की तरफ से भी, हालांकि पिछले साल 20 साल के लिए एक सामरिक समझौता रूस और ईरान के बीच में राष्ट्रपति स्तर पर दस्तखत हुए थे उसके, लेकिन रूस से जो अपेक्षा थी ईरान को, वो भी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने शायद ड्रोन दिए रूस को और मिसाइल्स दी, तो उसकी एवज में रूस ने क्या दिया, मेरे ख्याल से सिवाय इंटेलिजेंस अपने स्पेस एसेट से देने के, मेरे ख्याल से और कोई चीज़ दीपक सर, क्योंकि व्यावहारिक तौर पर का सवाल आ रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन चीन की जहां तक बात आ रही है, क्या अमेरिका के लिए ये एक मौका बन गया है कि चीन को वो डायरेक्टली तो सामना नहीं कर सकता, लेकिन उसे कर्ब करने की कोशिश की? वेनेजुला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर सर, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में भी एक सप्लायर के तौर पर फॉसिल फ्यूल कट करने को देखते हुए चीन को टारगेट करने के लिए क्या अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट के ये हालात जरूरी हैं? वो तो चाहता है ना कि दुनिया भर का पेट्रोल मेरे कंट्रोल में हो जाए। वेनेजुएला को तभी तो निकल गया था। मैं आपको बता देता हूँ, पुतिन साहब और ट्रम्प साहब ने बातचीत की है टेलीफोन पे, मैंने कुछ उसका थोड़ा हिस्सा रीड आउट मुझे किसी ने भेजा है। मेरा मानना है दोनों, पुतिन साहब भी और ट्रम्प साहब भी रेजीम चेंज चाहते हैं। एक यूक्रेन में जहाँ वो बेगिंस्की जो भी उसका नाम है वो बैठा हुआ है, इधर दूसरे आयतुल्ला बैठे हुए हैं। मेरा मानना है कि उनके आपस में जो समझौता हुआ ये है, टाइगर तू निगल जाए यूक्रेन को, मेरा क्या लेना देना है, और दूसरी तरफ टाइगर मैं निगल रहा हूँ ईरान को, तेरा क्या लेना देना। ईरान कौन सा आपका दामाद है या ससुर है कि आप उसके लिए करोगे? जहाँ तक चाइना की बात है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब जा रहे हैं अगले महीने, बातचीत हो जाएगी, सब नॉर्मल हो जाएगा। वहाँ पे चाइना नहीं कूदेगा, कितने हथियार दे। लेकिन सर खबर तो ये आ रही है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने रूस के साथ जो किया, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके जो उसको मदद की, उसी का बदला ले रहे हैं पुतिन ईरान में। ईरान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराकर और अमेरिका से बदला लिया जा रहा है। ये यूक्रेन की कीमत चुकाई जा रही है। मेरा ख्याल है बेटा कि होता नहीं है ऐसे कि
तूने ये किया अब मैं ये करूंगा। नॉर्मली वी डोंट बिलीव इन टिट फॉर टैट काइंड ऑफ थिंग। मेरा मानना है कि इन्होंने समझौता कर लिया है, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया है कि यार अमेरिका यूक्रेन में मेरे से बार बार कहता है कि वो स्लीपी जो मेरा प्रीडिसेसर था उसके कारण ये जंग, मैं होता तो जंग कभी होता ही ना। सुनिए तो सही वो क्या कह रहा है, तो वो जंग से बाहर निकलना चाहता है, कोई समर्थन नहीं करेगा। और जहां तक ईरान का सवाल है जी, अमेरिका वांट्स टू गेट आउट। खत्म करो यार, छुट्टी करो इनकी, बहुत हो गया है। सो अग्रीमेंट हो चुका है, बलि की बकरी खत्म करो। कितने देशों को खत्म करो? पहले वेनेजुएला को खत्म करो, फिर ईरान को खत्म करो। ये तो अमेरिका अपने डंडे से हाँकने की कोशिश कर रहा है दुनिया को, अभी तक नेट और हम उसके लिए तैयार हैं। मतलब दुनिया उसके लिए तैयार है, कोई आवाज ना उठाए। कौन उठाएगा? नहीं उठा सकता। तो हम यानी मतलब हमने ये मान लिया कि आवाज नहीं उठा सकता फिर कोई। उनका है तुर्की में नेटो बेस पर हमले की कोशिश की गई है। नेटो ने इंटरसेप्ट की ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल। एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराई ईरान की मिसाइल। दूसरी बार मिसाइल गिरने से बढ़ी है टेंशन। तस्वीरें आपके सामने। अब तुर्की की ईरान को चेतावनी, जहां मिसाइल हमले पर धमकी, और साथ ही राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा सदियों पुराने रिश्ते खराब हो सकते हैं। नेटो के साथ पूरे मामले पर नजर। और देखिए यहां पर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तुर्की पर जो हमला हुआ है उससे ईरान ने किया है इनकार। कहा है कि संयुक्त जांच तक के लिए हम तैयार हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान का बयान आया है, इलाके में शांति चाहता है ईरान, और तुर्की पर जो हमला हुआ है उसके पीछे ईरान का हाथ नहीं है, ये कहा है पजेश्कियान ने। तो महायुद्ध की आशंका बढ़ी। फिलहाल खबर क्या है? तुर्की में नेटो बेस पर दूसरी बार इंटरसेप्ट ईरानी मिसाइल, और तुर्की की चेतावनी ये कि नेटो के एयर डिफेंस ने हमारी रक्षा की है, हर खतरे के खिलाफ जरूरी कदम भी उठाएंगे, क्योंकि खतरे में 1000 साल पुरानी दोस्ती है। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या ईरान जंग में नेटो भी उतर सकता है? जी हां, इसकी वजह क्या है ये देखिए। आर्टिकल 5 के तहत सदस्य देश पर अगर प्रहार होता है तो इसे नेटो पर हमला माना जाता है, और तुर्की नेटो मेंबर है, नेटो का सदस्य देश है तुर्की। इसलिए ये आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है कि ये जंग ईरान वर्सेस अमेरिका, इजराइल प्लस नेटो में तब्दील ना हो जाए। अचल सर, क्या इस बात की आशंका आपको नजर आती है? हालांकि यहां पर पजेश्कियान ने एक बात साफ की कि देखिए अमेरिका और इजराइल मिलकर हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा हाथ नहीं है, हम ज्वाइंट जांच के लिए भी तैयार हैं, संयुक्त जांच आप करा लीजिए। फिर भी क्या यह तनाव इस हद तक पहुंच सकता है आने वाले वक्त में? जी देखिए, चूंकि आपने जैसे मेंशन किया तुर्की नेटो का मेंबर है, और ईरान इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उनका जो आर्टिकल 5 के तहत अगर उसने तुर्की पे अटैक कर दिया तो ना सिर्फ एक इस्लामिक देश को और दुश्मन बनाएगा, बल्कि नेटो का वो क्लॉज 5 आर्टिकल 5 भी इन्वोक हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक वो करेगा। और यही एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है कि इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे ईरान ने एक नाटो मेंबर के ऊपर अटैक कर दिया है। ये उसको एक किस्म का मिस इन्फॉर्मेशन या इन्फो वॉर या साइको वॉर का हिस्सा मान के फिलहाल हमें चलना चाहिए, खास तौर से जब ईरान की तरफ से इतनी खुल के क्लैरिफिकेशन दी गई है। बड़ी बात आप सर कह रहे हैं, लेकिन प्रदीप सर सवाल यही है, दो फैक्टर्स पर बात कर रही हूँ। ऐसे में नेटो की रेडीनेस इस हालात को लेकर, दूसरा चीन को कर्ब करने के लिए क्या वाकई अमेरिका उसको इकोनॉमिकली स्ट्राइक देने के लिए भी ईरान पर वार करता रहेगा? तो नेटो का इस युद्ध में शामिल होना तो अब पॉसिबल हो गया है, क्योंकि फ्रांस भी उतर आया है अपने सारे जहाज़ों के साथ इस युद्ध में। दूसरी तरफ चीन तो सपोर्ट कर रहा है ईरान को इंटेलिजेंस में, और किस हद तक करता रहेगा ये आगे देखना होगा। बट जो ट्रंप की तरफ से अगर सोचा जाए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ क्या है इस समय पे कि इलेक्शंस ड्यू हैं वहाँ पर, मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर में, जब पूरा जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसका इलेक्शन होना है, और जो 1/3 एक तिहाई सेनेट का इलेक्शन होना है। और अगर इकॉनमी में इम्पैक्ट आता रहा, अगर प्राइस बढ़ती रही, तो मैं वहाँ पर रहता हूँ, तो ग्रोसरी बिल अगर बढ़ता रहा, गैस बिल अगर बढ़ता रहा, तो मेरे इलेक्शन में, मेरे जीतने में प्रॉब्लम होगा। मुझे अगर 2 साल और काटने हैं इसके बाद, तो मैं किस तरह जीत सकूं ये इलेक्शन, ये मेरे लिए बहुत अहम मुद्दा है। तो अब मेरे को इस युद्ध में जो प्राइस बढ़ रहा है तेल का, उसको कैसे नियंत्रण में लाना है, एक ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है।
एक जो इन्फ्लेशन हो रहा है मेरे कंट्री में, उसको मैंने कैसे कंट्रोल में लाना है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है जी। तो इस कारण मैं किस हिसाब से अब इसको नियंत्रण में ला सकूं और कैसे इसको रोक सकूं और कैसे विक्ट्री, जीत अपनी डिक्लेयर कर सकूं, हाँ। ये मेरे लिए बहुत अहम है इस समय पे। ठीक है, तो यानी इस जंग में विक्ट्री के साथ साथ ये अंदरूनी विक्ट्री के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप बखूबी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और सिंगल सर, जो बयान सामने आया है हॉर्मुज स्ट्रेट वाला और कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, हमारी नजर बनी हुई है, अमेरिकन जो नेवी है उसके जवान बाकायदा एस्कॉर्ट करेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट में, तेल टैंकर्स के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो ये हम इंश्योर करेंगे। क्या आपको लगता है इसी मकसद के तहत ये बयान दिया गया है? लेकिन ये प्रैक्टिकल कितना नजर आता है, क्योंकि अल्टीमेटली तय तो ईरान ही करेगा कि वहां से कौन गुजरेगा कौन नहीं गुजरेगा। तो समीर, बात यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं और जो प्रैक्टिकल होगा, मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी डिफरेंस आएगा। हाँ। क्योंकि अगर वो अमेरिकन नेवी एस्कॉर्ट करना शुरू करती है तो उससे क्या होगा कि ईरान को केवल एक मिसाइल या एक ड्रोन छोड़ना है और 100 में से अगर एक ने भी अटैक कर दिया तो उसका क्या नतीजा होगा, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो मेरे ख्याल से अमेरिकन नेवी इंश्योर नहीं चाहेगी कि उनके जो है, उनके जो जहाज हैं, जो फाइटर जहाज हैं, उनके जो पानी के जहाज हैं उनके, वो उनको कोई खतरा पैदा हो। मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप जो बोल रहे हैं इस वक्त, जो बोल रहे हैं, जस्ट एश्योरेंस के लिए बोल रहे हैं और थोड़ी धमकाने की कोशिश करी जा रही है। बट इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली ये होगा, क्योंकि इंडिया ने भी कहा है कि वी आर ऑन वॉच, राइट सर, कि अभी जो है हम भी हमने नेवी को वहाँ लगाया है, लेकिन ऑन वॉच देख रहे हैं हम कि क्या सिचुएशन है। तो कोई भी देश इस वक्त नहीं वहाँ उसमें इन्वॉल्व होना चाहेगा, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश हो, जब तक कि बिल्कुल एकदम ज़रूरत ना पड़ जाए। तो मुझे इसमें ये ज़्यादा लग रहा है, एश्योरेंस ज़्यादा लग रही है इसमें, ना कि जो है रियलिटी। क्योंकि वो कह रहे हैं कोई हरकत ना करे ईरान, ईरान को एक तरफ कह रहे हैं वो ख़त्म हो चुका है, फिर वो हरकत करने के लिए क्या बोल रहे हैं उनको, अगर वो ख़त्म कर चुके हैं उसको। तो ये मेरे ख्याल से केवल डोमेस्टिक जो पॉपुलेशन, और उस एश्योरेंस का सर फायदा ये हुआ कि कहाँ $117 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी कीमतें, वो $92 तक आ गई जी। तो वो फायदा हो गया उनको। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को तुर्की की मान्यता और मुस्तफा को तुर्की ने मान्यता दी है। तुर्की ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा भी की है और एर्दोगान ने खमेनी के मारे जाने पर शोक जताया। आपको बता दें, ईरान से पड़ोसी देशों पर हमला ना करने की अपील की गई है। और एक और अहम खबर, इजराइल के हवाई हमलों से ईरान दहला। ईरान के 6 मिलिट्री एयरफील्ड्स पर हमले हुए हैं। इजरायली वायुसेना का ये बड़ा दावा सामने आया है। तस्वीरें जारी की गई हैं उन तमाम एयरफील्ड्स की, 6 एयरफील्ड्स की, जिसे निशाना बनाया गया है। अब अरब देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर फिर हमले, जहां ईरान ने फिर अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है और कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी बेस पर धमाकों को लेकर ये बड़ी खबर। त्रिपाठी सर, एक सवाल आपसे, ये इस लिहाज से क्योंकि यहाँ कुर्द ग्रुप्स तक हथियार पहुंचाने की जिस तरीके से 48 घंटे पहले बात आई थी, ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे थे और ये साफ कि अमेरिका के लिए ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं है। ऐसे में कुर्द ग्रुप के साथ क्या वाकई मिडिल ईस्ट में ग्राउंड रियलिटी को बदलने की कोशिश कामयाब हो सकती है अमेरिका की? मेरे ख्याल से नहीं। अमेरिका कितना भी कोशिश करे ये नहीं कर पाएगा कि ग्राउंड रियलिटी वहाँ की बदल पाए। क्योंकि एक तो देखिए कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो जहाँ जहाँ भी पड़े हैं, वियतनाम में हुआ है या अफ़गानिस्तान में हुआ, अमेरिका हाथ जला के लौटा है। और अमेरिकी पॉपुलेशन इस इलेक्शन ईयर में, जब बाई इलेक्शंस ड्यू हैं, इस इलेक्शन ईयर में तो बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि उनके जो सैनिक हैं वो बॉडी बैग्स में वापस आए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चुनौती जिसको ट्रंप झेल रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं सिंगल साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी टैंकर को सिक्योरली ले जाने के लिए कम से कम 3 डिस्ट्रॉयर की ज़रूरत होती है। राइट सर। आप पूरे उसको फ्लीट को ले जाएंगे, कितने डिस्ट्रॉयर आपको एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, और एक ड्रोन अगर गिर गया, एक ड्रोन भी सक्सेसफुल हुआ तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो क्या ये ट्रंप सर हवाई दावा कर रहे हैं? हाँ, कि हम एस्कॉर्ट करेंगे, हम सुरक्षा देंगे। और दूसरी चीज़ देखिए, अमेरिकी इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनीज ने तेल के टैंकर्स पे 150% बढ़ा दिया इंश्योरेंस का प्रीमियम, जिससे कि उनको परेशानी हो रही है तेल टैंकर्स को। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये ट्रंप अभी समझ नहीं पा रहे।
उधर कनाडा इनके खिलाफ हुआ है, कनाडा ने एयर स्पेस को फ्री इस्तेमाल करने देने से मना कर दिया है। अब वो जैसे वहाँ के कमर्शियल फ्लाइट जो है अमेरिका की कनाडा होके उत्तरी ध्रुव से नीचे आते थे यूरोप में, अब उनको पूरा अटलांटिक पार करके आना पड़ेगा, जो डेढ़ा या दुगना कम। सचदेव सर, आप हाथ रेस कर रहे थे, कुछ पॉइंट रखना चाहते थे, आपके पास आऊं उससे पहले वो तस्वीर, क्योंकि ईरान पर हमलों की नई लहर, जहां अमेरिका के तेहरान पर सीरियल हमले हुए और ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार भी गिराया। और देखिए, ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत हुई है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले वोरा सर कर भी रहे थे। दोनों नेताओं ने करीब 1 घंटे तक फोन पर चर्चा की है। पुतिन ने जंग खत्म करने का प्लान बताया है। राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से जंग कैसे खत्म की जाए, इस पर चर्चा हुई। दिसंबर के बाद पहली बार दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। पुतिन और ट्रंप के बीच ऐसे वक्त में बातचीत हुई है जब इतनी भीषण जंग चल रही है ईरान के साथ। बिल्कुल, रूस चीन का गठबंधन, युद्ध में ईरान को समर्थन। हालांकि इसको लेकर समीर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन 3 बड़ी बातें। दावा है कि बैकडोर से रूस चीन की जंग में एंट्री। चीन और रूस ने खुलकर मुस्तफा को समर्थन भी दिया है। जी हां, मुश्तबा को टारगेट वाले बयान पर ट्रंप को बाकायदा चेतावनी दी गई है। चीन क्या कर रहा है और रूस से क्या मदद मिल रही है, आइए इसका ब्यौरा भी आपके सामने रख देते हैं। चीन मिसाइल के लिए पार्ट्स भेज रहा है, रूस ड्रोन के पार्ट्स दे रहा है। चीन और रूस का इन्वॉल्वमेंट क्या है इस जंग में, यह सवाल बहुत लोगों के जहन में था। पूरा ब्यौरा आपके सामने। मिसाइल फ्यूल की सप्लाई की जा रही है चीन से, रूस से ड्रोन के लिए नेविगेशन सिस्टम दिया जा रहा है ईरान को। इसके अलावा चीन की तरफ से आर्थिक कूटनीतिक मदद मिल रही है ईरान को। रूस सैटेलाइट इमेजरी देने का दावा कर रहा है। देखिए, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराई जा रही है रूस से। सबूत क्या है? साइप्रस में गिरे ईरानी ड्रोन में रूस का जीपीएस मिला है। आपको याद होगा, शुरुआती दौर पर साइप्रस में हमले किए गए थे ईरान की तरफ से, और वहां यह जानकारी सामने आई है। चीन की अमेरिका को धमकी, ईरान की संप्रभुता का सम्मान हो, यह तो चीन ने खुले तौर पर बाकायदा माना है, कहा है। सचदेव सर हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव सर, इस इन्वॉल्वमेंट को आप कैसे देखते हैं, और आने वाले वक्त में जब जंग बढ़ेगी, क्योंकि ईरान कह रहा है कि 10 साल की जंग के लिए हम तैयार हैं, अमेरिका कह रहा है कि जब तक नाश नहीं कर लेंगे तब तक ये जंग चलेगी। हालांकि मैं चाहता हूं कि जंग जो है वो जल्दी खत्म हो। अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है, खिंचता है, तो फिर चीन और रूस का दखल इस जंग में बढ़ेगा, क्या इसके आसार हैं? मेरे ख्याल से इस प्रश्न के जवाब के लिए वियतनाम को देखना होगा। वियतनाम की लड़ाई 15 साल चली और उस दौरान अमेरिका वियतनाम में उलझा रहा, लेकिन जब लड़ाई ख़त्म हुई तो उसने पाया कि रूस ने उस अवधि का इस्तेमाल अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने में, अपनी परंपरागत सैनिक शक्ति को बढ़ाने में किया था। तो इसी तरह से ईरान के साथ अगर अमेरिका उलझा रहता है तो चीन को ताइवान को लेकर के अपना आक्रामक रवैया बढ़ाने में मदद मिलेगी, रूस को यूक्रेन पर अपनी शर्तें थोपने में मदद मिलेगी, और ये दोनों देश ये चाहेंगे कि ईरान को परोक्ष या अपरोक्ष तौर से समर्थन दिया जाता रहे, और ताकि जंग लंबी लड़े और अमेरिका एक तरह से उलझा रहे अपनी सैनिक शक्ति को इस इलाके में लाने के लिए। दीपक वोरा सर, बताइए ना, अगर रूस और चीन आ गए ईरान के साथ तो फिर क्या होगा? अभी तो ईरान अकेला लड़ रहा है, इनडायरेक्ट सपोर्ट हो रहा है। अगर डायरेक्ट सपोर्ट मिल गया आने वाले वक्त में, तो क्या इस जंग का रुख बदल भी सकता है? डायरेक्ट सपोर्ट का मतलब अपने सिपाही भेजेंगे, सवाल नहीं पैदा होता। सर, सिपाही तो नाटो कंट्रीज ने यूक्रेन में भी नहीं भेजे, ऐसा कभी नहीं कहा गया, लेकिन जंग चल रही है। एग्जैक्टली, वो हवा से हमला करेगा सर, अभी तक करते रहे, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है। बूट्स ऑन द ग्राउंड के बारे में कहा जाता है। अब एक चीज देखिएगा, ये मेरे बाकी 5 सहयोगी बैठे हैं, सबने काले कोट पहने हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं सफेद कोट में हूँ क्योंकि मैं शांति चाहता हूँ। शांति की बहुत जरूरत है सर। सॉरी गाइस, हम लोग देखिए भारत के राजदूत आपस में एक परिवार है, हम हंसी मजाक करते हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर, बूट्स ऑन द ग्राउंड की जो बात हो रही है कि अगर तख्ता पलट करना है तो आपको सिपाही भेजने पड़ेंगे, मुझे यकीन है, भविष्यवाणी हम लोग नहीं करते, सबसे पहले जाएगा तालिबान और उसके बाद जाएंगे कुर्दी लोग।
ईरान ने हमला किया है एरबिल इराक में, जो कुर्दियों का गढ़ है, और वो बहुत नाराज हैं ईरान के साथ। वो ठोकेंगे, वो सुन्नी है, वो शिया है। आप देखते जाइए क्या होता है। कुर्दी जाएंगे, तालिबान जाएगा, और ईरान उस समय भले ही तेहरान तक ना जाएं, जो उनके एरियाज हैं वहां पर आप देखेंगे इनकी रिपब्लिक्स बनेंगी। एक चीज मैं समाप्त करता हूं, पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन सल्तनत को तोड़ दिया गया था और ये सारे छोटे मोटे देश आ गए थे। कुछ ब्रिटेन के साथ थे, उनको मैंडेट्स कहते थे, कुछ फ्रांस के साथ थे। यही होने वाला, ऐसा मिड ईस्ट के बॉर्डर्स फिर से लिखे जाएंगे। तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक की वो तस्वीर जहां इजराइल पर ईरान के हमले तेज हो चुके हैं। मिसाइल अटैक के बाद कैसे सायरन गूंजे और सायरन के बाद सुरक्षित जगहों पर लोग भाग गए। आज के उस हालात के बीच में ही कब तक चलेगा युद्ध, ये एक बड़ा सवाल। इसलिए TV9 भारतवर्ष के इस मेगा स्टूडियो में लगातार जारी इस कवरेज में एक्सपर्ट से ये सवाल कि आखिर कब तक चलेगा। और देखिए एक अहम खबर है, ईरान के इस्फहान शहर के पास भी बमबारी हुई है। IRGC के बख्तरबंद बैरक्स पर यह भारी बमबारी की गई। इस्फहान में विस्फोट के बाद धुएं का गुबार हर तरफ नजर आ रहा है। अब एक और तस्वीर, इराक के बसरा में ये इजरायली ड्रोन गिरा है और अल दिब्स इलाके में ड्रोन गिराने की खबर है। ड्रोन गिरने के बाद जोरदार धमाका। और इराक के इरबिल में भी ड्रोन क्रैश हुआ है। ड्रोन क्रैश होने के बाद आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, इरबिल की तस्वीरें, जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा है। अब तेहरान में अभी बड़ा हमला हुआ है। एक और तस्वीर देखिए, यूएस इजराइल की जबरदस्त बमबारी के बाद की वो तस्वीर है जहां बमबारी के बाद जोरदार धमाकों की आवाज। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। कपूर सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से अब आप देख रहे हैं इस जंग को आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि रूस और चीन का इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है। क्या आने वाले वक्त में यह सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा अगर यह जंग लंबी खिंचती है तो? सीधा सवाल। अभी तबाही तो बहुत हो गई है ईरान में, इजराइल में भी कुछ हुई है, और बाकी जो गल्फ कंट्रीज़ में जो अमेरिकन बेसेस है वहाँ पर भी कुछ हुई है। बट जो ज़्यादा नुकसान पहुँचा है वो ईरान को पहुँचा। बट ईरान फिर भी जवाब दे रहा है क्योंकि उसको चीन और रूस की सपोर्ट है। बट आगे देखना है कि अगर कुछ क्लस्टर बॉम्ब यूज़ होते हैं या डर्टी बॉम्ब यूज़ होते हैं तो उसके जवाब में फिर क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ होगा, क्योंकि जब युद्ध जो वर्ल्ड वॉर 2 था जी, उसमें जब पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ, जापान ने एकदम सरप्राइज अटैक लॉन्च किया अमेरिका में। अमेरिका ने उसके जवाब में क्या किया, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए हिरोशिमा और नागासाकी पे। क्योंकि अमेरिका ऐसा देश है जो कभी भी अगर उनकी टेरिटरी में या उनके ऊपर कोई दूसरा देश हमला करता है तो उसका वो बहुत सालों तक याद रखते हैं और जवाब देते हैं, बहुत कड़ा जवाब देते हैं। तो ईरान का जो फ्यूचर है मेरे हिसाब से बहुत नाजुक है। बहुत जैसे हमारे पैनलिस्ट दीपक वोरा जी ने भी कहा कि उसको फिर फ्यूचर में हम कैसे डील करेंगे, उसको कैसे तोड़ना है ताकि वो हमारे लिए कभी भी उठकर खतरा ना हो सके फ्यूचर में। सर, लेकिन तो ये एंड गेम रहेगा। तोड़ने के लिए अपने प्रॉक्सीज को एक बार फिर से ईरान एग्रेवेट करने में कामयाब रहा है। मैं ये सवाल इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अमेरिका को उलझाने की उसने हर बार कोशिश जरूर की है, लेकिन इजराइल को भी तो अलग अलग फ्रंट पर अपने प्रॉक्सीज को एग्रेवेट करते हुए वो उलझाने में कामयाब रहा, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हुती। तो ये तो चलता रहेगा क्योंकि जो पॉलिटिकल इस्लाम है और जो जिहादी इस्लाम है वो तो ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर फंडामेंटलिस्ट और रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो बट आपस में जो इनका झगड़ा है गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज़ के साथ और जो बाकी कंट्रीज़ जो इजराइल और अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, टर्की जैसे जी, तो उनके साथ आपस में अगर झगड़ा होता रहा तो फिर ये खतरा जो है थोड़ा सा कम होगा दुनिया के लिए। नहीं तो जो जिहादी इस्लाम है वो भी बहुत बड़ा खतरा है। तो जैसे कुर्द हैं, वहाँ पर कर्दिस्तान का अगर वो जोर पकड़ता है और ईरान को ब्रेकअप होता है और तालिबान भी वहाँ पर से अटैक करता है, जैसे पाकिस्तान में झगड़ा हो रहा है तालिबान का और पाकिस्तानियों फौजियों का, तो उस हिसाब से फिर जो जोर है ये ईरान की तरफ। ठीक बात है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये जंग जो है वो दूसरा रूप धारण कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने ईरान के लोगों की जमकर तारीफ की है।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोग महान हैं, मैं ईरान की व्यवस्था बदलना चाहता हूं, ईरान में हम पर हमला ना करने वाली व्यवस्था हो, ये मैं चाहता हूं। समीर, आज की हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनकर सभी एक्सपर्ट्स को हंसी आ जाती है, ये मानते हुए कि ये किस किस को महान कितनी बार बता चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो शहबाज शरीफ को भी महान बता चुके हैं, उनके लिए पाकिस्तान भी महान कंट्री है, क्या ही कहा जाए। ईरान को देखिए, अमेरिका की चेतावनी सामने आई है, ईरान की मिसाइल ताकत हम खत्म करेंगे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा ईरान की नेवी और सेना को खत्म करेंगे। ईरान लोगों को बंधक बनाने वाला देश है। हालांकि सवाल अमेरिका की उस रणनीति को लेकर भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो दावे कर रहे हैं, मैं जानती हूं त्रिपाठी सर आप इस पर कमेंट करना चाहते हैं, आती हूं आपके पास, क्योंकि ईरान के लोग अच्छे लेकिन सरकार खराब, सत्ता परिवर्तन तक ईरान में हमले जारी रहेंगे। रूबियो ने कहा है कि लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है अमेरिका, ईरान की मिसाइल ताकत को भी खत्म करेंगे, मिसाइल लॉन्चर और नौसेना को भी खत्म कर रहे हैं, जल्दी दुनिया सुरक्षित हो जाएगी। त्रिपाठी सर, जल्दी दुनिया सुरक्षित हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी दुनिया सुरक्षित होगी, और ख़ास तौर से ट्रंप के हिसाब से तो सुरक्षा नहीं है। तो क्या ट्रंप ने दुनिया को खतरे में डाल रखा है ना? ट्रंप ने दुनिया को खतरे में डाल रखा, और देखिए मैं ये कहता हूँ कि ट्रंप इस साल के अंत तक अपनी कुर्सी उनको छोड़नी पड़ेगी। ये आप बात बड़ी कह रहे हैं कि अमेरिका में जो ट्रंप की पॉलिसीज का विरोध हो रहा है वो आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकता है। बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि हम लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, टारगेट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लक्ष्य है क्या? जब ये पूछा जाता है तो अलग अलग बयान सामने आते हैं, कभी रिजीम चेंज का तर्क दिया जाता है, कभी परमाणु हथियारों का तर्क दिया जाता है।